चलिए स्वदेश आर में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हमने देखा कि बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन जोरदार तेजी देखी गई है। लगभग 417 अंक चढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। पीएसयू के सभी सेक्टर में हमने तेजी देखी है। साथ ही सेंसेक्स भी करीब 1344 अंक से ज्यादा तेजी पर बंद हुआ है। मेटल, आईटी और ऑटो शेयरों में जमकर हमने खरीदारी देखी। बाजार की दिन भर की हलचल आज कैसी रही, कारोबार आज किस लिहाज से हुआ है, सहयोगी प्रियंका उपल आनंद बता रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज आप बाजार में एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट था एलआईसी का डेब्यू, और हिस्टोरिक डे कहना चाहिए कि बाजार में 400 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आपने देखी। हालांकि एलआईसी थोड़े से डिस्काउंट पर ज़रूर चल रहा है, लगभग 7% के डिस्काउंट पर, लेकिन आप बाजार में वन डायरेक्शनल मूव देखिए और अक्रॉस द सेक्टर्स आपको बाइंग दिखेंगे। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड कमबैक रैली, ब्रॉड बेस्ड रैली दिखी सारे सेक्टर्स में, लेड बाय मेटल, कमोडिटीज, एनर्जी, आईटी पैक ने भी आज सहारा दिया बाजार को, और बाजार के हेवी वेट्स लाइक रिलायंस ने भी आज कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हमने देखा ये वन साइडेड आपको रैली देखी। 16,200 के ऊपर हमने क्रॉस भी किया और सस्टेन भी किया। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इन सभी का कंट्रीब्यूशन बाजार को देखने को मिला। अगर आप पहले 10 काउंटर्स देख लेंगे निफ्टी के, एफएनओ के, तो उसमें आपको मेटल के, कमोडिटीज के, एल्यूमिनियम प्ले के, वेदांता, हिंडाल्को, यहाँ अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक देखा। बहुत ज्यादा शॉर्ट स्पेस पे बने हुए थे, तो यहाँ पर आपको बड़े मूव्स दिखे। नाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी स्पेसेस में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिली। इसके अलावा आपको आईटीसी से आज सपोर्ट मिला, 260 के ऊपर बंद होने में कामयाब भी हुआ। लगभग 4% की तेजी, 264 रुपए के पास आईटीसी बंद हुआ। रिलायंस ने बड़े मूव दिखाए, 3% से ज्यादा की 4% से ज्यादा की तेजी के साथ इनफैक्ट बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। सो ये बड़े साइंस थे जिसके चलते हमने देखा कि आज बाजार में ये मूव सस्टेन भी करे, और बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जो आपको देखने को मिली, ना सिर्फ मिड कैप आईटी से बल्कि लार्ज कैप आईटी से भी। आपको विप्रो, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में तेजी दिखी। उसके अलावा आपको दूसरे स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप में माइंडट्री, एलटीटीएस, ओएफएसएस, टेक्नोलॉजी और आईटी पैक्स में भी आपको एक अच्छा खासा कमबैक आज देखने को मिला। इन सभी ट्रिगर्स पे हमने देखा कि 16,200 के ऊपर बाजार सस्टेन किया और बाजार ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। सो लेड बाय मेजरली बाय मेटल्स एंड कमोडिटीज, एक वन साइडेड ऑल सेक्टर्स इन ग्रीन आपको आज क्लियरली लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में। सो बाजार में आज बहुत ही जोरदार तेजी के साथ आज कारोबार हुआ। चलिए, ये तो रहा बाजार का पूरा अपडेट, लेकिन आईपीओ लिस्टिंग की बात करते हैं। जिस आईपीओ की लिस्टिंग पर सबकी निगाहें थी उसमें आज दम नहीं दिखाई दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलआईसी की लिस्टिंग की, और एलआईसी का शेयर यहाँ पर लगभग 8.62% के डिस्काउंट के साथ 867 रुपये पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के मौके पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे से एक्सक्लूसिव बात की। एलआईसी के लिस्टिंग के बाद हमारे पास दीपम सेठी खुद बात करने के लिए है। सर, एलआईसी के आईपीओ में रिटेल शेयर धारकों का, पॉलिसी होल्डर्स का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, लेकिन अभी जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद सरकार, जो कि सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, वो कैसे कॉन्फिडेंस देगी इन्वेस्टर्स को? देखिए, एलआईसी एक बहुत कॉरपोरेशन बहुत सालों से है और बहुत सालों तक है, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, और उसमें जो एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए या कुछ जैसे ही बिगिन हुआ, उसमें उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जी, लेकिन ओवरऑल अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी कंसर्न यही थी कि एलआईसी जो कि सालों से चली आ रही है, शायद इंश्योरेंस का सिनोनिम भी रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के हित में कैसे काम करेगी? इसके लिए एलआईसी मैनेजमेंट ने अपने रोड शोज़ में, अपने इवेंट्स में और अपने जो उन्होंने पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें बताया है, और चेयरमैन एलआईसी ने बात की है एलआईसी 3.0। तो एक लिस्टिंग कंपनी कॉरपोरेशन के मुताबिक एक बैलेंस पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का एलआईसी बनाए रखेगी, ये मुझे आशा है। क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है और एलआईसी की लिस्टिंग भी शायद आप जैसा सोचते थे उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन मार्केट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आगे के जो प्लान्स हैं उसमें खासकर आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल जो कि आपके रडार पर था, वहाँ पर अब कैसे सरकार चलेगी? क्या अभी भी मार्केट की कंडीशंस को शांत होने का वेट करेंगे या फिर आप अपने रोड मैप के हिसाब से इसी साल जाएंगे? नहीं, आईडीबीआई बैंक का जो सेल है वो एक स्ट्रेटेजिक सेल है, उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है और फिर किया जाता है, और उसको 9 महीने से 1 साल तक लगते हैं।
तो वो प्रोसेस तो अपनी जगह पे चालू हो रहा है और अग्रसर है और रोड शोज़ हो रहे हैं, उसके मुताबिक फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने की हमें आशा है। अगर बीपीसीएल की स्टेक सेल की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ रुकावट है? अब देखिए, वो मार्केट कंडीशंस के जो स्थिति है वो पहले भी ये प्रश्न पूछे गए थे, तो अब उस पर सरकार विचार कर रही है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा एलआईसी को लेकर ही, क्योंकि अब लिस्टिंग हो गई है तो अब एलआईसी 3.0 की भी आपने बात की, जो कि चेयरमैन पहले ही बता चुके हैं। सबसे बड़े की पॉइंट्स क्या होंगे? सरकार की तरफ से क्या निर्देश है? सरकार की तरफ से तो एलआईसी स्वतंत्र है, एक एलआईसी इंडिपेंडेंट बोर्ड है एलआईसी का, और एलआईसी की सारी टीम ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया है, बहुत ही कठिन परिश्रम करके जो कई चीज़ें एलआईसी की इतिहास में नहीं हुई हैं वो की गई हैं। एम्बेडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया है, एक्चुअरियल सॉफ्टवेयर बदला है, समय समय पे उनको मार्केट के हिसाब से आना पड़ेगा, हर क्वार्टर में रिजल्ट देने होंगे, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न का उत्तर भी देंगे। सर रिजल्ट कब है, कुछ डिसाइड हुआ है? नहीं, रिजल्ट्स तो आप चेयरमैन एलआईसी से पूछेगा, लेकिन ये तो मेरा मतलब है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अभी लिस्टिंग के दिन तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो वाइडर पब्लिक ओनरशिप का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप सरकारी संस्थाओं में उनको लिस्टिंग करवाइए, तो उस लिस्टिंग के हिसाब से ये उस कमिटमेंट जो है उसका एक उदाहरण है, और मुझे पूरी आशा है कि इसमें एलआईसी खरा उतरेगी और इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर एलआईसी की लिस्टिंग के बाद कंपनी के चेयरपर्सन एमआर कुमार से कंपनी के ग्रोथ प्लान पर बात की गई है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। पॉलिसीज में हम स्ट्रांग हैं, उसमें हम स्ट्रांग रहना चाहिए। वी डोंट वांट टू गिव अप ऑन दैट स्ट्रेंथ। एट द सेम टाइम जो अपनी निवेशक आए हैं, दोज हु आर लुकिंग एट मोर प्रॉफिटेबिलिटी, दोज हु आर लुकिंग एट 100% प्रॉफिट शेयर ऑफ नॉन पार बिजनेस, उनके लिए भी हम प्रोडक्ट्स लाए हैं और उसकी ग्रोथ शुरू हुई है। आने वाले दिनों में इन ईयर और टू आई थिंक विल हैव टेरिफिक ग्रोथ इन नॉन पार पॉलिसीज ऑल्सो। सो इसके हिसाब से मेरा मानना ये है कि द बोथ पॉलिसी होल्डर्स and shareholders should be happy, and that is why now policyholders who have become shareholders will be doubly happy because they're going to get piece of gold. हमारा बेस इतना बड़ा है कि हम ग्रोथ की शायद बात करें, लेट्स से हम डिजिटल में 50% 100% ग्रो करें और अगर 500% भी ग्रो करें, तो इन परसेंटेज टर्म्स ज़्यादा इट विल नॉट चेंज बिकॉज द बेस इज वेरी ह्यूज। सो वी विल लुक एट ग्रोथ, that how much we can grow on digital, how much we can grow on bank assurance without looking at the percentage, the share of the whole, because that will make a difference. हम बात कर रहे हैं एजेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी। डिजिटल जब हमारी निकलेगी नई वाली, ऑलरेडी टेक्टम तो है ही, एक और दो प्रोडक्ट आएंगे। वैसे भी हमारे प्रीमियम्स सबसे कम हैं इंडस्ट्री में। वंस वी रीच आउट टू पीपल, उनको समझ में आएगा तो दिस इज cheaply available insurance cover for huge sum assured, और ये अवेयरनेस भी आ जाए कि we must increase the awareness for life insurance as a financial product, a basic financial product in our country. Even today, most Indians believe that you straight away jump into a mutual fund or a bank FD kind of thing. So ये जब change होता रहेगा धीरे धीरे, I think this also will. एलआईसी की कमज़ोर लिस्टिंग के बाद कंपनी के चेयरपर्सन एमआर कुमार से हमने ख़ास बातचीत की है और इस दौरान एमआर कुमार ने कहा है कि जल्द ही एलआईसी डिजिटल लाने की तैयारी में है। So, Mr. Kumar, just now that you're a listed company, just today Macquarie put out a note in which they've said that this is one of the key areas market would want to see what speed at which you change your business mix going forward. So, if you could give us some aspirational business mix 3-4 years aspirationally we would like to grow BNB to quite a let's talk about products. Once we start introducing the products, I've already started training the 1.37 lakh agents to sell 13.7 lakh agents to sell those kind of products. And let me tell you that LIC, as in the past, had a lot of non-par. In fact, in the 60s and 70s, we were selling only non-par. But then customer preferences changed, and Indians generally look for some return. They look for savings.
So selling insurance meant that we talk about not only protection, we talk about the savings element as well. So people have bought insurance in the past more for the savings rather than for the insurance cover. Exactly. So now that is changing, and I think a lot of people are aware. The awareness has changed. A lot of youngsters believe that term is the right product to take, and we have seen a lot of uptake in our term product. So product mix going forward will change and change very fast. Very difficult to put a number on it, but maybe by June, half yearly or September, we'll be able to get a fix on where we want to be, and I'll get back. But Mr. Kumar, digitally, your peers are selling a lot of products digitally at a very aggressive rate and investing a lot in digital. What would LIC's digital plan would be so that you can catch up in a major manner, especially tier 2, tier 3 towns? Couple of things. Those who are already strong on digital, like Policy Bazaar, we already tied up with them. Internally, for the bank assurance, we are ensuring that we have a separate IT infrastructure in place to reach out to each bank who has different digital platform, so that we can talk to each of those banks digitally or electronically. And third, we plan to have our own digital space, and we have in fact bought a building at BKC where LIC digital will come up in a big way. Now that company is listed, one of the things which investors will obviously demand is the profitability bottom line. What is your top 3 things which you would want to do that the road is there for profitability? And apart from that, I also want to ask, when is the results? When is the earnings going to be disclosed for? Earnings will be disclosed for March, maybe by end of May. End of May we'll be coming out with the result. And on profitability, the 3 things that matter to us are, that we be strong on sales. We have done well in the month of April. February, March, April have been very good for us. We want to continue to grow at a rate faster than the industry. And once we grow faster than the industry, irrespective of whether it is par or non-par, we are taking care of all segments. And ultimately, between par and non-par, we must also look at what the customer wants. We can't push non-par to a customer who wants par. He is used to that. Right, so it's a very balanced thing that we'll have to take going forward, and we'll try to do that. So talking about the digital thing, what do you think is the way going forward? You said that you are going to have LIC digital. Is doing it organically or more tie-ups in the future? Both. Because we are very good in IT infrastructure experts, and we've been there for many years doing IT. We do have a strong, but then we want to look at what's happening on the outside. We want to look at insurtechs. We want to look at maybe partnerships with some of them or some others who can help us to raise the level of digital marketing that we want. सर पॉलिसी होल्डर्स और खासकर जो रिटेल निवेशकों ने जो पैसा लगाया है LIC में, आज की लिस्टिंग के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या उम्मीदें होनी चाहिए LIC से? देखिए, जिन्होंने पैसा लगाया उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद यू मस्ट स्टे, है ना. टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट. वो लोग जानते हैं, और जो नए लोग हैं they may not even know that. So that is a message for them that जितना पैसे आपने लगाया है, please hold on to the shares. चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रीन एज वेल्थ के दिगंत हरिया का कहना है कि LIC में गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसमें वर्तमान स्तर पर 6 से 12 महीने में 10 से 20% के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है. देखिए, LIC के शेयर को या कोई भी IPO हो, हमको उसको एज अ शेयर देखना है. तो कोई भी शेयर हम आज खरीदेंगे, कल बढ़ जाएगा, ये सही तरीका नहीं होता है निवेश करने का. जैसे हम कोई भी शेयर खरीदते हैं, हमें उसके अंडरलाइंग बिजनेस को टाइम देना पड़ता है ग्रो होने के लिए, और वो जब भी बिजनेस ग्रो करता है, शेयर प्राइस अपने आप ग्रो करेगी. तो जब भी हम LIC की बात करें, IPO थोड़ा सा प्राइस से नीचे खुला है, पर आप देखोगे तो पिछले 15 दिन में मार्केट्स भी काफी करेक्ट हो चुके हैं. तो जो LIC का IPO से 5-7% नीचे खुलना इज नॉट अ बिग शॉक, क्योंकि मार्केट भी उतना करेक्ट हुई है. तो LIC का शेयर वैसा तो है नहीं कि वो कहीं अलग दुनिया में ट्रेड कर रहा है, वो भी यही मार्केट में ट्रेड करता है. तो जैसे सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए, LIC भी करेक्ट हुआ है. LIC का जो IPO प्राइस था, वो मैं कहूंगा कि इट वाज अ फेयर वैल्यू. न बहुत महंगा था, न बहुत सस्ता था. गवर्नमेंट ने उसको एक रीजनेबल प्राइस पे दिया हुआ था. तो अभी जो लोग चूक गए हैं, अगर वो चाहते हैं कि LIC जैसी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये प्राइस से अगर किसी का 6, 12, 18 महीने का आउटलुक है, तो देयर इज वेरी गुड चांस कि उनके 10 to 20% रिटर्न्स बन सकते हैं, रादर देन कि उनका नुकसान हो. तो
आई वुड से कि जिनका छूट गया है अप्लाई करना, थोड़ा बहुत वो एक्सपोजर ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आईपीओ से नीचे आया है। चलिए रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर, बात करेंगे भारतीय एयरटेल के चौथी तिमाही के नतीजों की, जो कि कंपनी का मुनाफा यहां पर 830 करोड़ से बढ़कर 2008 करोड़ रुपए आता हुआ देखा गया है। आय की बात करें 29,867 करोड़ से बढ़कर ये अब पहुंच चुका है 31,500 करोड़ पर। एबिटा की बात करें 14,703 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा 16,040 करोड़ पर आ गया है। मार्जिन में भी यहां पर 49.2% से बढ़कर 50.9% का आंकड़ा दर्ज हुआ है। लेकिन ओवरऑल नतीजे हमें कैसे देखने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, सहयोगी सौमित सरकार बता रहे हैं। भारतीय एयरटेल के अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम देखते हैं तो हल्का सा एक मिस आया है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, करीब 1% का मिस आया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू करीब 17,800 करोड़ का होगा, बट कंपनी 31,800 करोड़ का होगा, बट कंपनी ने रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया है वो करीब 31,500 करोड़ का हुआ है। सिमिलरली एबिटा फ्रंट पे भी अगर हम देखेंगे तो करीब 1% का मिस आया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने। बट अगर आप नेट प्रॉफिट नंबर देखते हैं तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर आया है, क्योंकि कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में एक्सेप्शनल गेन रिपोर्ट किया है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम था, और कंपनी का जो अदर एक्सपेंसेस था वो भी एक शार्प 10% का ड्रॉप दिख रहा है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब अगर आप इंडिया मोबाइल बिजनेस देखते हैं, जो कि बिजनेस है भारतीय एयरटेल का, वहाँ पे नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। रेवेन्यूज़ 9.5% से इंक्रीज़ हुआ है, एबिटा भी 12% से इंक्रीज़ हुआ है। आरपू जो की नंबर है वो 9% से इंक्रीज़ होकर 178 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ आया है। और सब्सक्राइबर बेस भी अगर हम देखते हैं तो प्रीटी मच स्टेबल रहा है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। करीब 32.6 करोड़ सब्सक्राइबर बेस था, तो स्टेबल सब्सक्राइबर बेस, हायर आरपू, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इंडिया मोबाइल बिजनेस का जो रेवेन्यू और बिजनेस ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा आया है। बट अगर हम अभी ब्रॉडबैंड बिजनेस देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू और एबिटा करीब 10% से ग्रो हुए ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट डीटीएच बिजनेस जो था उसमें थोड़ा सा सबड्यूड ग्रोथ आया है, इनफैक्ट रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट एंटरप्राइज बिजनेस का अगर हम देखते हैं तो नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने। अब चूंकि एयरटेल लास्ट टेलीकॉम कंपनी था नंबर्स रिपोर्ट करने के लिए, अगर हम जियो और वोडाफोन आइडिया से परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो एयरटेल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है कंपेयर टू जियो और वोडाफोन आइडिया। और ये लगातार दूसरे क्वार्टर के लिए हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एयरटेल में। और ये भी याद रखिएगा एयरटेल फोर्थ क्वार्टर में ओनली ऑपरेटर था जिसने यूज़र बेस बढ़ाया है। इनफैक्ट जियो और वोडाफोन आइडिया का यूज़र बेस घटा है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और एयरटेल का इंक्रीज़ हुआ है बाय अराउंड 1.2% कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो। चलिए, कल आईटीसी के नतीजे अब आने वाले हैं, और नतीजे आईटीसी के कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कह रहा है, विनी मोतीवाला पेश कर रही है पूरा विश्लेषण। आईटीसी अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है, और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% की एक्सपेक्टेड है। वाइल मार्जिन्स में ये टाइम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो मोर देन 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 34.3% पे है एबिटा मार्जिन्स वर्सेस 33.6%। नाउ ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मिक्स में, सिगरेट के बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मिक्स इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने की ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, रिकवरी आ रही थी, एवरीवन वाज ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से होटल रेवेन्यू में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ये टाइम पेपर बिजनेस की, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा सब खुल भी गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी बिजनेस एक्सपेक्ट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, स्पेशली हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मेन फैक्टर जो है सिगरेट वॉल्यूम की रिकवरी पे कॉमेंट्री क्या आ रही है अगर कुछ है, ईबिट मार्जिन्स कैसे है एफएमसीजी बिजनेस के, और ओवरऑल आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। चलिए, तो इंतजार रहेगा आईटीसी के नतीजों का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं एक्सपोर्ट की। गेहूं एक्सपोर्ट पर ढील को लेकर ईटीनॉ स्वदेश की खबर पर यहां पर असर देखा गया है। अब गेहूं एक्सपोर्ट बैन को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ ढील देने का फैसला लिया है। सरकार ने उस गेहूं कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है जो 13 मई तक कस्टम के पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्या है ये पूरी खबर, यहाँ पर ईटीनॉ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित समझा रहे हैं।
गेहूं को लेकर के सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला किया है। गेहूं एक्सपोर्ट में सरकार ने कुछ फेरबदल किया है, कुछ राहत दी है, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने पहले से ही यानी कि 13 मई जब सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, उससे पहले जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है एक्सपोर्ट का, उसको लेकर के सरकार ने कुछ राहत जारी की है। ऑर्डर के मुताबिक यानी कि डीजीएफटी ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसके तहत ऐसे ऑर्डर जो कस्टम्स को पहले ही मिल चुके हैं, उनके सिस्टम में रजिस्टर हो चुके हैं और 13 मई या उससे पहले जो ऑर्डर कस्टम्स को मिल चुके हैं उन ऑर्डर्स को पूरा किया जाएगा, एक्सपोर्ट पूरा किया जाएगा। इसी दिशा में एक ऑर्डर 61,500 मैट्रिक टन का गेहूं जो कि इजिप्ट जाना है कांडला पोर्ट भारत से, उस ऑर्डर को सरकार पूरा करेगी। उसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि 13 मई या उसके पहले अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी ने एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर प्लेस किया है और लेटर ऑफ क्रेडिट उसको मिला हुआ है तो ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर का उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी सरकार जहां पर उनके देशों में फूड सिक्योरिटी की दिक्कत है, अगर वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो गेहूं इंपोर्ट करना चाहती हैं भारत से, तो उस केस में सरकार एक फाइनल कॉल ले सकती है। तो इस तरीके का रिलैक्सेशन सरकार ने गेहूं के मसले पर किया है। हम सभी को पता है कि 13 मई को सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। उसके पीछे मकसद यही था कि भारत में जिस तरीके से गेहूं के दाम या आटा के दाम में उछाल देखने को मिला था, उसमें इन्फ्लेशन लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी और साथ ही फूड स्टॉक्स में कमी देखने को मिली थी। तो सरकार ने इन दोनों ही पहलुओं पर एहतियातन ये एक्सपोर्ट बैन लगाया था, लेकिन अब कुछ रिलैक्सेशन, कुछ राहत जरूर दी है। कमर्शियल फ्लाइट को एक बार फिर शुरू करने के लिए जेट एयरवेज आज प्रूविंग उड़ानें यहां पर भरी है जेट एयरवेज ने, और एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए प्रूविंग फ्लाइट्स का ये आखिरी सेट था। जेट एयरवेज की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि हमने 2 दिनों की प्रूविंग फ्लाइट कामयाबी के साथ पूरी कर ली है और अब हमें DGCA से AOC मिलने का इंतजार है। कोयला संकट के बीच पावर डिमांड और सप्लाई के मोर्चे पर बड़ी राहत आती हुई दिखाई दे रही है। मई महीने में ऑयल इंडिया पावर डिमांड में कुछ कमी आई है, जबकि पावर सप्लाई में तेजी देखी गई है। मई महीने में पावर डिमांड अप्रैल के मुकाबले अब तक लगातार कम रही है और शॉर्टेजेस भी कुछ राज्यों तक सिमट गई हैं। इतना ही नहीं, अप्रैल के मुकाबले पावर शॉर्टेज अब महज 1/4 से भी कम रिपोर्ट हो रही है। पावर जनरेशन में तेजी, मौसम में बदलाव और मॉनसून की वजह से यहां पर आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। खबर पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, कोयला संकट के बीच पावर डिमांड के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो अप्रैल महीने के मुकाबले मई में एक तरफ जहां पावर डिमांड में कुछ कमी देखने को मिल रही है, वहीं जो पावर सप्लाई की सिचुएशन है उसमें तेजी आ रही है और उसकी वजह से जो पावर शॉर्टेज के हालात हैं उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल महीने में एक तरफ जहां भारी डिमांड की वजह से 6 बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां पर डिमांड को पूरी करने के लिए जो पावर सप्लाई है वो 200 गीगावाट को क्रॉस कर गया, लेकिन मई महीने में अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसी स्थिति आई है जहां पर जो पावर सप्लाई है वो 200 गीगावाट को क्रॉस किया है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो अप्रैल के महीने में जो पावर शॉर्टेज है वो 10,778 मेगावाट के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन मई महीने में अभी तक पिछले 15 दिनों में जो पावर शॉर्टेज की स्थिति है पूरे देश में वो किसी भी दिन 1800 मेगावाट को क्रॉस नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राहत है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ दिनों से काफी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। उसी तरीके से 28 अप्रैल को 207 गीगावाट की सप्लाई की गई पावर की डिमांड के मुकाबले, इसके बावजूद भी 8120 मेगावाट की पावर शॉर्टेज दर्ज की गई, लेकिन 14 मई को 206 गीगावाट की सप्लाई की गई डिमांड के मुकाबले और कोई भी पावर शॉर्टेज देश में किसी भी राज्य ने रिपोर्ट नहीं किया। तो एक बड़ी राहत की बात है। 15 मई को सिर्फ 4 राज्य ने पावर शॉर्टेज रिपोर्ट किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड शामिल है। उसमें भी बिहार को छोड़कर बाकी जो 3 राज्य हैं उन्होंने 1 मिलियन यूनिट से कम पावर शॉर्टेज रिपोर्ट किया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कोल सप्लाई बढ़ने से और मानसून के दस्तक से आने वाले दिनों में और ज्यादा राहत मिलेगी और सरकार की ये योजना है कि इस महीने के आखिर तक 107 पावर प्लांट के पास कोयले के पर्याप्त स्टॉक जो है वो मौजूद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आज पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया है और इस 5G टेस्ट बेड से क्या होगा इसी को समझते हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में। जैसे जैसे वक्त गुजरता है बदलाव भी आता है
ज़माने के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है ना, ये भी बीते ज़माने की बात हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय की नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब ज़माना 5G का आने वाला है। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है, खबर तो ये है कि 5G की रफ्तार को जो पंख लगेंगे वो भारत के अपने होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया। सुनने में आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा और आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आपको क्या फ़ायदा, अगर टेस्ट बेड लॉन्च हो भी गया तो भी क्या बड़ी बात हो जाएगी। इससे ऐसा क्या हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। इसी को समझेंगे और आपको बताएंगे कि टेलीकॉम सेक्टर के इतिहास में आज का दिन क्यों अहम है और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। ये तस्वीरें हैं बदलते भारत के बदलती तस्वीर की, डिजिटल इंडिया के डिजिटल रूप की, जहां ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में पीएम मोदी ने वर्चुअली तरीके से 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया और खुशी जताई। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश में बना देश का खुद का 5G टेस्ट बेड, जिसे पीएम मोदी ने देश के नाम समर्पित किया और देश में बढ़ती 5G नेटवर्किंग को गर्व की बात बताया। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि 5G के बढ़ने से उद्योग से लेकर स्टार्टअप्स तक हर सेक्टर में ग्रोथ होगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा आने वाले दशक में 5G से भारतीय अर्थव्यवस्था को $450 मिलियन का फायदा होगा। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 5G के चलते हमारे स्टार्टअप्स की तरक्की की रफ्तार काफी तेज होगी और वो दुनिया भर में धाक जमाएंगे। हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। 5G टेस्ट बेड को कुल 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, जिसको डेवलप करने में 220 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। वहीं पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इससे देश के गांव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। कि आज हम दुनिया के सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइडर्स में से एक है। आज भारत देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने में जुटा है। बहरहाल 5G टेस्ट बेड की लॉन्चिंग के बाद टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने की उम्मीद है, जो आने वाले वक्त में देश को 5G की स्पीड ही नहीं 6G और 7G स्पीड से भी लवरेज कर देगा। BT नाउ स्वदेश। चलिए, अपने दम पे 5G आएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा है, हमको क्या फ़ायदा है।
और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय कपूर जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, और ब्रिजेन के सेंगल जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, और समीर अग्निहोत्री चेयरपर्सन IIT मंडी से, वो भी शायद तक थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन संजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे, 5G हिंदुस्तान में बनेगा, 5G आत्मनिर्भर होगी अगर टेक्नोलॉजी, तो कंज्यूमर को और हिंदुस्तान को क्या फ़ायदे होंगे? देखिए जनाब, आई थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन है। टेस्ट बेड इज नॉट इक्विवेलेंट टू 5G टेक्नोलॉजी। टेस्ट बेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने यूज केसेस, एप्लीकेशंस हैं, उनको टेस्ट करने में मदद करेगा, ताकि जो 5G की मोनेटाइजेशन है, जो टेलीकॉम इस पे अरबों रुपए लगाएगा, उसकी मोनेटाइजेशन में मदद हो और कंज्यूमर को ऐसी एप्लीकेशंस मिले जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस में उन्नति हो, उनकी पर्सनल लाइफ में उन्नति हो और देश का विकास हो। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि जब ऑक्शंस होंगी इस साल और इंडिया में बनी टेक्नोलॉजी उसमें लगाई जाएगी, तो वो पूरी तरह पॉसिबल नहीं है। अभी भी एरिक्सन, नोकिया, ये सब की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, इंटरऑपरेबल है। तो मेरी तो यही राय है कि ये वाली टेक्नोलॉजीज लगेंगी, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं उसका डिफरेंट बेनिफिट है, और वो बेनिफिट तो होगा ही कि इतने सारे स्टार्टअप्स, इतने सारे यूज केसेस उभर के आ सकते हैं। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, ऑक्शन होना, किस जगह पे ऑक्शन में ऑपरेटर्स लेंगे, और हमें पता है 2 ही ऑपरेटर्स हैं मार्केट में जिनकी बैलेंस शीट में इतनी ताकत है कि 5G के लिए बिड कर सकें, या वो जियो है या वो एयरटेल है। लेकिन क्या वो पूरे भारत में अपना पूरा लाइसेंस, पूरा स्पेक्ट्रम लेंगे, विच मीन्स 100 मेग्स एवरीवेयर, या वो सेलेक्टिवली लेंगे जहां जहां अभी डिवाइसेस पहुंचेंगे, जहां जहां उनको लगता है कि इसकी मोनेटाइजेशन पॉसिबल है। बिकॉज आपको ध्यान में रखना है कि 5G टेक्नोलॉजी इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें हाई स्पीड है, क्योंकि उसमें लो लेटेंसी है, और क्योंकि उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल सकता है। लेकिन लो लेटेंसी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स चलाने के लिए आपको चप्पे चप्पे की कवरेज चाहिए, लेकिन अगर कवरेज में गैप होंगे तो लो लेटेंसी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो नहीं चलेंगे। बिकॉज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, मशीन्स कांट शिफ्ट देयर पोजीशन, दे आर स्टेशन वेयर दे आर स्टेशन। सो अगर ये सबको ध्यान में रखना है और फाइबर का बैकहॉल चाहिए, तो भी इंडिया में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है इससे पहले कि 5G हर जगह पहुंच पाए। अभी तो 4G भी हर जगह नहीं पहुंचा, लेकिन ये आगाज है। दुनिया में इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, 200 से ऊपर, जो 5G ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं और अपना मोनेटाइजेशन में लगे हैं। बट क्या वो देश उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनकी फुल मोनेटाइजेशन है, कस्टमर पे कर रहा है? वो अभी स्टिल द जूरी इज आउट। और हिंदुस्तान में हमें बहुत लो प्राइसेस डेटा के लिए देने के लिए हमें आदत सी पड़ गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में अगर हम वो प्राइस अदा नहीं करेंगे इस डेटा और इन सर्विसेज के लिए जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हैं, तो 5G को 6G पे लेके जाना, और जैसे आपने बोला 7G में लेके आना, दुर्लभ हो जाएगा। तो आई थिंक ultimately the market will have to pay much higher prices than what they are used to. ब्रिजेन सर, आपके पास आना चाहूँगा कि जो टेस्ट बेड लगा है, क्या ये शुरुआत है, क्या एक पॉजिटिव स्टेप है? और हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए सर कि टेस्ट बेड से किस तरीके के फ़ायदे होंगे जो स्टार्टअप्स हैं उनको, और दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनको। नमस्कार त्रिवेदी जी, मैं कुछ चीज़ों से मेरे कलीग मिस्टर कपूर से सहमत हूँ। मैं सिर्फ एक और 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अब भारत जो है, जो आजकल हमारा लाइट मोटिव है, वो ये है कि जज अस फ्रॉम व्हाट वी आर एंड नॉट वी वर। सो व्हाटएवर डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, चाहे वो टेस्ट बेड हो 5G का, 6G का या 7G का, इट हैज़ टू बी व्यूड in the backdrop of our position now at the world stage, and in the context of आत्मनिर्भरता। So जो भी स्टेप लिया गया है 6, 7, 8 IITs ने मिलके जो टेस्ट बेड क्रिएट किया गया है, इससे फायदा ये होगा कि फील्ड एनवायरनमेंट में आने से पहले
जो प्लेयर लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो चेक कर पाएंगे कि जो हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो हम एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, या उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जो गेम है डेटा का वो एक कनेक्टिविटी नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन और ए सिम्फनी ऑफ द कनेक्टिविटी, द डिवाइसेस, जैसे मिस्टर कपूर ने भी कहा IoT वगैरह जैसी हैं, एप्लीकेशंस और कंटेंट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये एक चीज नहीं है, पूरा इकोसिस्टम है। तो इसलिए टेस्ट बेड जो आप लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने, वो एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट स्टेप है। डॉक्टर समर अग्निहोत्री जो कि चेयरपर्सन है IIT मंडी के, वो भी जुड़ गए हैं। समर, आपसे ये समझना चाहूँगा कि टेस्ट बेड भारत में होने से वर्सेस बाहर होने से कितना फ़ायदा है हमारे यहाँ पे? बेसिक फ़ायदा ये है कि अगर हम अपनी हमारी जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज हैं, अगर उनको हम टेस्ट करना चाहते हैं तो अपना टेस्ट बेड होने से लाइक डेफिनेटली it becomes much more easier, and in fact the test bed that we have is also conditioned for, or basically more suited for the technologies that we are planning to develop in India. So like जैसे 5G में कुछ इंडिया स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हमने सजेस्ट किए थे और वो बाकी कंट्रीज के लिए इतने रेलेवेंट नहीं थे, वो हमारे लिए थे, और उनको अगर टेस्ट करना चाहते थे तो जो टेस्ट बेड्स US में या यूरोप में और UK में जैसे अवेलेबल हैं वो उनको सपोर्ट ही नहीं करते थे उन टेक्नोलॉजीज को। तो उनको टेस्ट करने के लिए हमारा जो अपना टेस्ट बेड था जो IIT मद्रास में एस्टेब्लिश किया गया था, सो वो यूजफुल था। तो ये बेसिक एडवांटेज है कि लाइक वेदर वी हैव द इंडिजिनियस टेस्ट बेड और वी आर गोइंग टू यूज अ टेस्ट बेड दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन सम अदर कंट्रीज, क्योंकि नॉर्मली जो टेस्ट बेड डेवलप किए जाते हैं वो जो कंट्रीज या जो कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए डेवलप किए जाते हैं। तो हमारा जो टेस्ट बेड है वो हमारी टेक्नोलॉजीज के लिए जो 5G में जो फीचर्स हम चाहते थे उसके लिए है, और यही चीज हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 6G में हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करें इंडिया की साइड से, और वो उसमें उसके लिए टेस्ट बेड उसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार में अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ET नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ET नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर SKS लिखकर SMS करें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉग ऑन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार जीतें। तो देश भर से कई होनहार लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसा ही एक प्रतियोगी निकुंज पुणे से हमारे साथ फिलहाल जुड़ गया है। और निकुंज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे बताएं, आपका बाजार से जुड़ने का सफ़र क्या है, इसकी कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। मैं स्टॉक सिलेक्शन किसको करूंगा कि भाई जो लो बीटा स्टॉक है, जो मार्केट के करेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जो लो डेट वाली कंपनी है, सेकंड जिसका ROCE और ROE जो अच्छा है एज कंपेयर टू पीयर्स, वो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा। सेकंड क्राइटेरिया रहेगा वो मेरा टेक्निकल क्राइटेरिया। क्या व्हेन आई से टेक्निकल, मैं इचिमुकु, OBV और ROC, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा वो इचिमुकु और OBV पे रहेगा। अगर कोई स्टॉक वो क्राइटेरिया में फिट बैठता है
तो फिर मैं वो स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट इज फंडामेंटल और उसके बाद फिर इचिमुकू और ओबीवी। आई थिंक इंडिया में ये दोनों मेजोरिटी लोग यूज नहीं करते हैं, तो वन ऑफ द थिंग फॉर मी टू पार्टिसिपेट कि भाई मुझे वो दोनों इंडिकेटर से भी कैसे एटलीस्ट आप किस पोजीशंस पे वो स्ट्रेटेजी से आप गलत स्टॉक में तो नहीं फंस सकते। निकुंज, इस प्रतियोगिता में अव्वल आने के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, कुछ तैयारी तो की होगी, बताएं कैसी तैयारी है? मार्केट अगर गिर रहा है उसका मेन रीजन है एक तो वॉर और दूसरा इन्फ्लेशन, तो ये दोनों चीज है, तो वो अंडरलाइंग कोज ऑफ मार्केट फॉल है। और दूसरा जो है दैट इज फियर ऑफ रिसेशन, जो हम लोग जिस हिसाब से यूएस ट्रेजरी ने अपना इट्स 40 इयर्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन है, बराबर है, तो वो जिस हिसाब से चल रहा है, अगर डाउ में कुछ इम्पेक्ट होगा तो इंडिया में भी, ऑल्दो अपना माइक्रो लेवल पे सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी इंडियन मार्केट में वो इम्पेक्ट होगा। तो ये चीज को पोर्टफोलियो में कैसे इम्पेक्ट ना हो, तो जैसे मैंने बोला कि जो लो वोलेटाइल स्टॉक रहेंगे, एफएमसीजी जो है बराबर है वो परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, क्रूड जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो क्रूड के रिलेटेड स्टॉक्स है। तीसरा, जो इमर्जिंग बिजनेसेस है, फॉर एन एग्जांपल ईवी में टाटा मोटर्स के अलावा आई डोंट थिंक सो दूसरी कोई कंपनी कर रही है या बात भी कर रही है। और दूसरा एमएनएम, तो ये दोनों स्टॉक को मैं हमेशा वेदर मतलब उनका ठीक है क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ रहा था, बट आज की तारीख में लास्ट क्वार्टर में देखा तो 4000 करोड़ का जो लॉस था वो 1000 करोड़ पे आ गया, प्लस उनका जो फॉरेन बिजनेसेस भी अच्छा कर रही है। तो ये सब मैं क्राइटेरिया डिसाइड करूंगा फॉर पोर्टफोलियो सिलेक्शन। नॉट नेसेसरी कि मैं सिलेक्ट कर दिया और 15 दिन में वो स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम बेंचमार्क को जो इंडेक्स का जो फॉर रहेगा उसमें कम पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा बहुत सारे बिजनेस है, फॉर एन एग्जांपल पॉलीकैब वायर है, उसके अलावा नहीं चल सकता, तो बेसिक नेसेसिटी है। एफएमसीजी है, बराबर है, तो एफएमसीजी में एक्सपेंसिव स्टॉक भी है और लो एक्सपेंस वाले हैं, तो मैं लो एक्सपेंस वाले रहेंगे उसको मैं ये करूंगा, प्रीफर करूंगा और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस प्रतियोगिता में आप जीते, इसकी शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।